Hello students, a very good evening to all of you. Welcome to my channel शिप्रा क्लासेस। कल हमने यूटेट का 2022 का पेपर डिस्कस किया था जिसमें हम सीडीपी पढ़ रहे थे और उसके हम 20 क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। आज हम सीडीपी कंप्लीट कर देंगे, देन हम कल से स्टार्ट करेंगे मैथ्स का पोर्शन। तो कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए और वीडियोस कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, रीना इज अ टैलेंटेड गर्ल Reena is a talented girl on the basis of intelligence testing. She can be said brilliant, but she always feels that her class is boring. How can you help Reena as a teacher? अब रीना एक बहुत अच्छी छात्रा है जो कि प्रतिभावान है। उसको एक मेधावी, एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट कहा जाता है बुद्धि परीक्षण के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। वो उसे क्या लगता है, वो हमेशा ये महसूस करती है कि वो कक्षा में, क्लास में बोर हो रही है। तो आप रीना की किस तरह से हेल्प कर सकते हैं? टीचिंग हर बाय सिंपल मेथड, उसको सिंपल मेथड से सिखाओगे तो वो और ज्यादा बोर हो जाएगी। मेक हर क्लास मॉनिटर, क्लास मॉनिटर बनाने से भी उसकी जो बोरियत है, जो बोरिंगनेस है, वो खत्म नहीं होगी। गिव हर मोर सम असाइनमेंट्स, उसे और ज्यादा असाइनमेंट्स दोगे। या फिर यूज इंटरैक्टिव टीचिंग मेथड्स फॉर डेवलपिंग हायर ऑर्डर स्किल्स, या उच्च स्तर का कौशल विकास उसको शिक्षण विधि का प्रयोग करके, उच्च स्तर की शिक्षण विधि का प्रयोग करके उसको कुछ क्रिएटिविटी के थ्रू उसको सिखाओगे। इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड यूज करोगे जिससे वो अपने हायर ऑर्डर स्किल्स को डेवलप कर सके। तो बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वो एक प्रतिभावान छात्रा है और एक मेधावी कहा जाता है जिस स्टूडेंट को, तो उसे क्लास में वो बोर इसलिए महसूस करती है क्योंकि वो और ज्यादा कुछ उससे ज्यादा करना चाहती है। तो उसके हमें हायर ऑर्डर स्किल्स को डेवलप करना होगा, इसलिए यूज करेंगे हम टीचिंग मेथड्स, ऐसे इंटरेस्टिंग टीचिंग मेथड जिससे हम उसके हायर ऑर्डर स्किल्स को डेवलप कर पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन 22. Which of the following environment skill help in the development of team spirit among students? विद्यार्थियों में टीम भावना के विकास में निम्नलिखित में से किस प्रकार का वातावरण सहायक होगा? हमें क्या करना है, हमें टीम स्पिरिट बनानी है ताकि बच्चे टीम में रहकर सीख सकें और सिखा सकें। तो ऐसा एनवायरनमेंट हमें डेवलप करना है। तो हमें क्या हेल्प करनी होगी स्टूडेंट्स की? उनको प्रतिस्पर्धात्मक बनाना होगा, कॉम्पिटिटिव। अगर हम उनके आपस में कंपटीशन करेंगे तो वो टीम में रह के काम नहीं करेंगे, वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। कोऑपरेटिव, इंडिविजुअलिस्टिक, इंडिविजुअल का मतलब होता है अकेले, कि अकेले अकेले उनको अपना काम करना है। या डिसिप्लिन, या अनुशासित होकर उनको अपना काम करना। तो अनुशासन भी वो अपना जो देखेंगे, डिसिप्लिन भी वो अपना खुद का देखेंगे। इंडिविजुअल मतलब वो खुद पे फोकस करेंगे। कॉम्पिटिटिव जब हम कंपटीशन कराएंगे बच्चों में तो वो अपनी कंपटीशन, अपना स्कोर ज्यादा करने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस ज्यादा करने के लिए तो वो अपने ऊपर ध्यान देंगे। लेकिन कोऑपरेटिव एक ऐसा वर्ड है जिसमें वो सहयोगात्मक, सहयोग के थ्रू काम करेंगे, एक दूसरे के साथ मिलके काम करना है, क्योंकि हमें टीम स्पिरिट को डेवलप करना है। टीम स्पिरिट का मीनिंग क्या हुआ कि हमें सहयोग करके एक दूसरे का टीम को बिल्डअप करना है। तो कोऑपरेटिव इज द करेक्ट आंसर। अभी 23 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी एंश्योर्ड? कक्षा शिक्षण के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी चीज सुनिश्चित की जानी चाहिए? जब हम क्लास में पढ़ा रहे हैं, ड्यूरिंग क्लासरूम टीचिंग, तो हमें क्या इंश्योर होना चाहिए? क्या हमें डिजिटल टीएलएम का यूज करना चाहिए? मैक्सिमम यूज आईसीटी का ज्यादा से ज्यादा यूज करना चाहिए? टीचिंग अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, या व्यक्तिक भिन्नता के अनुरूप शिक्षण करना चाहिए? या फिर लेक्चर मेथड का यूज करना चाहिए? हमें यूज इन सब चीजों का करना है, डिजिटल भी, आईसीटी का भी यूज करना है, लेक्चर मेथड भी यूज करना है। बट हमें यह इंश्योर होना चाहिए कि जो टीचिंग होनी चाहिए वो अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हर किसी के इंडिविजुअलिस्टिक, उनके अनुरूप, व्यक्तिक भिन्नता को ध्यान में रखकर उनके अनुरूप हमें शिक्षण करना है। तो जो टीचिंग करनी है हमें वो इंडिविजुअल डिफरेंसेस को ध्यान में रख कर करनी है, यह इंश्योर होना चाहिए। तो सी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रेड्स ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस? इमोशनल इंटेलिजेंस के क्या ट्रेड्स हैं, मतलब कि संवेगात्मक बुद्धि की कौन सी विशेषताएं होती हैं? हाई आईक्यू बट इनस्टेबल, आईक्यू तो उच्च होना चाहिए लेकिन अस्थिर होना चाहिए। अगर वो अस्थिर होगा और हाई आईक्यू होगा तो उसका कोई फायदा नहीं। बीइंग एबल टू मोटिवेट अदर्स, कि दूसरों को अभिप्रेत करने में हम सक्षम होने चाहिए। ठीक है। मैनेजिंग वंस ओन इमोशंस, हमें स्वयं के संवेगों का प्रबंधन करना चाहिए, मतलब हमें अपने इमोशंस पे मैनेज रहना चाहिए और हमें
हम अंदर ये एबिलिटी होनी चाहिए कि हम औरों को मोटिवेट कर सकें। तो 2 एंड 3 इज द करेक्ट आंसर। 2 एंड 3 कहाँ है? डी ऑप्शन में, तो डी इज द करेक्ट आंसर। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 25। आई होप आप लोगों को क्वेश्चंस के मीनिंग समझ में आ रहे हो। अगर किसी क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू पियाजे, children build increasing knowledge of the world through following two processes. अब प्याजे की थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई थी और प्याजे की थ्योरी में मैंने आपको दो प्रोसेस पढ़ाए थे। आई थिंक आप लोगों को पता होगा वो दो प्रोसेस कौन से थे। नहीं पता तो मैं आपको फिर दोबारा से डिस्कस करती हूँ कि बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण निम्न दो प्रक्रियाओं द्वारा करते हैं। तो वो कौन सी दो प्रक्रियाएं हैं? देखिए, एसिमिलेशन और एकोमोडेशन हमने किस में बात करी थी? जीन प्याजे में। एसिमिलेशन एंड स्कैफोल्डिंग की बात हमने किसकी थ्योरी में करी थी? लेव वाइगोत्स्की में। स्कीमा एंड एसिमिलेशन हमने किस में बात करी थी? स्कीमा एंड एकोमोडेशन। बात तो हमने जीन प्याजे में ही करी है, लेकिन एसिमिलेशन और एकोमोडेशन दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिसमें हमें बच्चे विश्व के विषय में बढ़ते ज्ञान का निर्माण, मतलब कि जो बच्चे अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं, वो किन दो प्रोसेस के थ्रू बढ़ा सकते हैं? एसिमिलेशन एंड एकोमोडेशन के थ्रू। ठीक है, तो एसिमिलेशन मैंने आपको क्या बताया था? एसिमिलेशन का मीनिंग होता है अपनी नई नॉलेज में अपनी नॉलेज में कुछ न्यू नॉलेज एडप्ट करना। और एकोमोडेशन क्या होता है? कि अपनी नॉलेज को थोड़ा सा मॉडिफाई करना, चेंजेस करना। तो एडप्ट मीन्स एसिमिलेशन एंड मॉडिफिकेशन मीन्स एकोमोडेशन, अनुकूलन, किसी के अनुकूल हमें चेंज हो जाना, तो अनुकूलन कहलाता है। और आत्मसात्यकरण क्या कहलाता है? कि हमें कुछ ना कुछ नया सीखना है, अपनी नॉलेज को बिल्डअप करना है। क्वेश्चन नंबर 26, The inability of young children to distinguish their own perspective from that of others is called as। छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोण को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता को क्या कहा जाता है? कंजर्वेशन, ईगोसेंट्रिज्म, इंटरप्रपोजिशनल थिंकिंग एंड ऑब्जेक्ट परमानेंस। हमें बतानी है इनएबिलिटी यंग चिल्ड्रन की, जो कि वो जिसमें डिस्टिंग्विश मतलब कि डिफरेंस, देयर ओन पर्सपेक्टिव फ्रॉम अदर्स, वो अपनी खुद की पर्सपेक्टिव को दूसरों से किस तरह से असमर्थ पाते हैं। कि छोटे बच्चों में स्वयं के दृष्टिकोणों को दूसरों से भिन्न करने में असमर्थता क्यों कहा जाता है? तो वो होती है आपकी अहम भाव, ईगोसेंट्रिज्म। ठीक है, ईगोसेंट्रिज्म का मीनिंग भी मैंने आपको पियाजे की थ्योरी में डिस्कस किया था। आप उसको एक बार पढ़िए थ्योरी को, आपको अच्छे से क्लियर होंगे ये सारे टर्म्स। अभी आपको मैं क्वेश्चन पेपर इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पता चले क्वेश्चन पेपर किस तरह से बन के आता है और एग्जाम्स तक आप लोग प्रिपेयर हो जाएं अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27 एट द कन्वेंशनल लेवल। अब हमने कोलबर्ग में देखो 3 थ्योरी पढ़ी थी। जो थ्योरी मैंने आपको पढ़ाई है उन थ्योरी में से क्वेश्चंस आए हुए हैं। एक एक क्वेश्चन एटलीस्ट अगर आप वो मेरी पुरानी वीडियोस भी चेकआउट करेंगे तो 30 में से आपके 7 to 8 क्वेश्चंस तो उसी में से बन जाएंगे। तो इसलिए उन थ्योरीज को मैं बार बार कह रही हूँ, उनको पढ़िए, उनमें की टर्म्स हैं। मैंने लेंथी वीडियोस नहीं बनाई हैं, सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को ही उसमें काउंट किया है। तो अब कोलबर्ग के सिद्धांत के पारंपरिक स्तर पर बात की जा रही है। तो नैतिकता को जांचा जाता है, कन्वेंशनल, प्री कन्वेंशनल एंड पोस्ट कन्वेंशनल। मैंने आपको 3 लेवल बताए थे कोलबर्ग के और 6 स्टेजेस बताई थी। तो अब हमें कन्वेंशनल लेवल की बात हो रही है। कन्वेंशनल लेवल में जो बात हुई थी वो किसकी बात हुई थी? लॉ एंड रूल्स की। अगर आपको याद हो तो हमने प्री कन्वेंशनल में बात करी थी, कन्वेंशनल में बात करी थी 2 स्टेजेस, एंड पोस्ट कन्वेंशनल में। अगर हम बात करें कोलबर्ग के सिद्धांत के पारस्परिक स्तर पर नैतिकता को जांचा जाता है तो वो समाज के नियम कानून के आधार पर जांचा जाता है। कन्वेंशनल लेवल पर हम लॉज एंड रूल्स की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, देयर आर सेवरल काइंड्स ऑफ इंटेलिजेंस सच एज वर्बल, मैथमेटिकल, बॉडीली काइनेस्थेटिक एक्सेट्रा। दिस कॉन्सेप्ट वॉज गिवन बाय। अब देखिए, बहुत प्रकार की बुद्धियां होती हैं जो शब्दों के द्वारा होती हैं, मैथमेटिकल होती हैं, गणितीय द्वारा होती है, शारीरिक द्वारा होती हैं। तो इस अवधारणा को किसके द्वारा दिया गया था? ये जो इंटेलिजेंस, सेवरल कई सारी इंटेलिजेंस थ्योरी है, वर्बल, मैथमेटिकल, बॉडीली, काइनेस्थेटिक, तो ये किसने दिया है? तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपको पता होगा तो आप डायरेक्ट बता देंगे कि दिस थ्योरी इज गिवन बाय गार्डनर। इंटेलिजेंस थ्योरी किसके द्वारा दी गई है? गार्डनर के द्वारा। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो थ्योरी किसने दी है तो आपको ये भी याद होना चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 29 है स्टेटमेंट बेस। स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि ट्रेड्स दैट आर हाईली हेरिटेबल कैन बी स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स। ऐसे शील गुण जो अत्यधिक आनुवंशिक होते हैं उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है। Height is highly heritable, yet average height has increased in many countries as a result of improved nutrition and other factors. लंबाई अत्यधिक आनुवंशिक होती है किंतु पोषण व अन्य कारकों के परिणामस्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ी है। व्याख्या क्या कह रहा है? व्याख्या कह रहा है कि लंबाई होती तो आनुवंशिक है, हेरिटेबल होती है, लेकिन अगर हम उन्हें कुछ न्यूट्रिशन, बच्चों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करें समय रहते, तो उनके परिणाम स्वरूप बहुत से देशों में औसत लंबाई बढ़ी है। और कथन क्या कह रहा था? कथन ये कह रहा था कि ऐसे शीलगुण जो अत्यधिक आनुवंशिक होते हैं, अगर उन्हें पर्यावरणीय कारकों से दृढ़तापूर्वक प्रभावित किया जा सकता है, तो कहीं ना कहीं व्याख्या जो है, एक्सप्लेनेशन जो है, वो स्टेटमेंट को सही साबित कर रहा है। तो स्टेटमेंट इज करेक्ट एंड इट्स एक्सप्लेनेशन इज ऑल्सो करेक्ट। ऊपर यही तो कह रहा है कि जो गुण आनुवंशिक होता है हम उसको पर्यावरणीय कारकों से प्रभावित कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्याख्या में यही बात हो रही है ना कि लंबाई आनुवंशिक होती है, तो ये शील गुण हो गया, और हम पोषक और अन्य कारकों से इसको लंबाई को बढ़ा सकते हैं। तो कथन सत्य है व उसकी व्याख्या भी सत्य है। ऑप्शन ए इज करेक्ट। स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2। फिर स्टेटमेंट का क्वेश्चन आया है। स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस जरूर आते हैं, तो स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहिए। एटलीस्ट दिन में 10 क्वेश्चंस ऐसे कीजिए जो स्टेटमेंट वाइज हो, प्रैक्टिस कीजिए। द ग्रेटर द एफर्ट एक्सपेंडेड इन प्रोसेसिंग इन्फॉर्मेशन, द मोर रीडली द इंफॉर्मेशन विल बी रिकॉल्ड लेटर। जितना अधिक सूचना के प्रसंस्करण के विस्तार हेतु प्रयास किए जाएंगे, उतनी ही सरलता से बाद में सूचना को याद किया जा सकेगा। जितने ज्यादा हम एफर्ट्स दिखाएंगे किसी भी चीज के लिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि हम उसको लंबे समय तक याद कर सकते हैं। सपोज आज आपने जीन पियाजे की थ्योरी पढ़ी, अब जीन पियाजे की थ्योरी को आपने कल फिर रिवाइज किया, 2 दिन बाद फिर रिवाइज किया, फिर 1 हफ्ते बाद फिर रिवाइज किया, तो कहीं ना कहीं बहुत लंबे टाइम के लिए आपके दिमाग में वो थ्योरी बैठ जाएगी और आपको वो टिप पे लर्न हो जाएगी। आपसे अगर उस पे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप बहुत इजीली उसको आंसर कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन तो स्टेटमेंट करेक्ट है। चलिए अब सेकंड पढ़ते हैं कि जब हमें नई सूचना प्राप्त होती है उस समय पर प्रसंस्करण का स्तर जितना गहरा होता है तो सूचना के दीर्घकालीन स्मृति में प्रवेश करने की संभावना उतनी अधिक होती है। मतलब किसी भी सूचना को, जैसे कि अब मैं आपको क्वेश्चन डिस्कस कर रही हूँ, मैं उसको जितनी गहराई से आपको समझाऊंगी तो उतने लंबे समय तक वो आपके माइंड में बैठेगा। जितने अच्छे से आप उसको समझोगे तो उसके दिमाग में रहने की संभावना उतनी ज्यादा हो जाती है। तो स्टेटमेंट 2 एंड स्टेटमेंट 1 बोथ आर करेक्ट। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ द स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। तो इसी के साथ आज हमने यूटेट 2022 के सीडीपी के 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। अब मैं आपसे मिलूंगी कल को, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज बने रहिएगा और कंटिन्यू मेरी वीडियोस को वॉच करते रहिए, बहुत हेल्प मिलेगी आपको इन सब चीज़ों से। और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।